वेलकम टू द सहज कीर्ति एकेडमी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बुक आप लोग ले लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग को क्या पढ़ना है। आप यूं समझिए कि अगर जैसे आप लोग प्लीज इधर ध्यान दें, आप लोग बुक में ना देखें, बुक में जब मैं कहूंगा आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि सर्कुलर मींस क्या होता है ना। सर्कुलर मींस क्या, कि कोई चीज घूम करके वापस वहीं आ जाए, हम कहेंगे ये सर्कुलर है। दिस इज अ सर्कल। सर्कल पाथ को जो फॉलो करे उसको हम सर्कुलर कहते हैं। हम एक आदमी को कहें एक ग्राउंड के गोलाई में चक्कर लगा करके फिर यहीं आ जाओ। आप लोग स्कूल में अपने पढ़ते हैं, कभी लेट हो गए, टीचर स्पोर्ट टीचर देख लिए आप लोगों को, आपको पनिशमेंट दिए, जाओ ग्राउंड का एक चक्कर लगा करके आओ। आप स्कूल में भी घूम करके एक राउंड लगा करके आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर। सर्कुलर यानी कि ऐसी कोई चीज जो कि एक सर्कल पाथ फॉलो कर रहा है। फ्लो ऑफ इनकम, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या है कि हम इसमें इनकम के बारे में समझेंगे कि इनकम कैसे घूमता रहता है हमारे और आप लोगों के बीच में। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक टीचर, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि आप लोग मुझे फीस देते हैं। यस और नो? यस, यू गेव मी फीस। आप मुझे फीस देते हैं। अब फीस में पैसा तो मैं नहीं खा जाऊंगा। आप मुझे 1,000 के नोट दिए, 2,000 के नोट दिए, अब मैं 2,000 खाऊंगा क्या करूंगा मैं पैसे का? पैसे को ले जाकर के किसी राशन की दुकान पर जाऊंगा, है ना, और राशन की दुकान पर जाकर के कुछ अनाज खरीदूंगा, कुछ मसाले खरीदूंगा, कुछ ऑयल कर दूंगा, यही सब उपयोग करूंगा। और फिर वो पैसा मैं देकर के कहाँ आ जाऊंगा? दुकान वाले के पास। अब दुकान वाला वो पैसा खाएगा क्या? दुकान वाला क्या करेगा? दुकान वाला भी उस पैसे को अपने बच्चों पर पढ़ाई पे खर्चा करेगा, और बच्चा अगर मेरे पास पढ़ रहा है तो फिर पैसा मेरे पास आ जाएगा। कहने का मतलब, इन शॉर्ट मैं आपको बस बता रहा हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि जो इनकम है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो घूम रहा है, हमारे आपके पासों से घूम रहा है। आज जो ज्यादा रिच है वो इसलिए ज्यादा रिच है कि वो ज्यादा रिसोर्सेस को पकड़े हुए हैं। जो कम रिच है वो इसलिए कम रिच है क्योंकि वो कम पैसे को पकड़ पा रहा है। लेकिन सर्कुलर फ्लो हो रहा है, इनकम फ्लो हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चैप्टर का नाम हमारे ये है। इसको पढ़ने से पहले एक लाइन में लिखता हूं, देखता हूं कौन बच्चा इसको बता पाएगा। वी ओनली यूज रिसोर्सेस नॉट मनी। हम केवल और केवल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, हम मनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? चलिए देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग पैसा क्यों कमाएंगे कल को चल के, आप लोग के फादर अर्न कर रहे हैं। क्यों अर्न कर रहे हैं वो? क्योंकि देखिए, फादर लोग अर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्न करके उनके पास इनकम आएगा, उनके पास पैसा आएगा। पर कोई भी दुनिया में व्यक्ति पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, मनी का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे को मार्कर चाहिए, मैं दुकान पर जाऊंगा, दुकान वाले से कहूंगा भैया एक मार्कर दे दीजिए, वो कहेगा भैया 20 रुपए दे दीजिए, मैं 20 रुपए निकाल कर दूंगा, मार्कर लेकर आया। तो क्या मैंने पैसे को इस्तेमाल किया? क्या मैं तो मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगेन मार्कर मेरा क्या है? एक रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या होता है, किसी को मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर मैं ईशू को बताऊं कि रिसोर्सेस क्या होता है, तो रिसोर्सेस हर वो चीज होती है जो हमारे इस्तेमाल में आती है, विच वी कैन यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। हर वो चीज जो कि यूजफुल है ह्यूमंस के लिए, वो उनके लिए रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड आपके लिए यूजफुल है? हाँ है, तो ये आपके लिए रिसोर्सेज है। ये फैन आपके लिए यूजफुल है, तो आपके लिए रिसोर्सेज है। ये चेयर्स आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए रिसोर्सेज है। सन आपके लिए रिसोर्सेज है, आपके लिए यूजफुल है। एयर आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए रिसोर्सेस है। वाटर आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए रिसोर्सेस है। यस और नो? यस है, रिसोर्सेस। कहने मतलब हर वो चीज जो हमारे इस्तेमाल में आती है वो हमारे लिए रिसोर्सेस है। और हम हमेशा रिसोर्सेस का ही इस्तेमाल करते हैं, हम कभी भी मनी का इस्तेमाल नहीं करते।
जैसा कि मैंने लिखा, वी ऑलवेज यूज रिसोर्सेज। हम पैसा पाएंगे, हम जाकर के पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पर हम खा तो रहे रिसोर्सेज को ना। पिज्जा बर्गर किसी ग्रेन से, किसी वेजिटेबल से ना बना हुआ है। तो अल्टीमेटली वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, वी आर नॉट यूजिंग द मनी, है ना। बस मनी तो हमारे पास इसलिए है कि हम रिसोर्सेज को ले सके, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रिसोर्सेज। समझ आई बात? रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम क्या पढ़ेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल से मैं आपको बता दिया हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है कि एक इनकम घूम करके वापस फिर मेरे पास आएगा, फिर घूमेगा, फिर मेरे पास आएगा। तो इस चैप्टर के अगर हम कंसंट्रेट करें, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 नंबर का है, 1 से 2 नंबर का है। लेकिन ये 1 से 2 नंबर आपके बोर्ड के लिए है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस वगैरह के लिए तैयारी करेंगे, CUET, तो आप देखेंगे हर जगह इस चैप्टर से जरूर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। मान लीजिए बेटे ये एक हाउस होल्ड है, क्या है? हाउस होल्ड यानी कि हर वो लोग जो कि घरेलू लोग हैं, जैसे मैं एक घरेलू लोग हूं, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आप सब लोग एक घरेलू लोग हैं, एक हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। आप लोग एक हाउस होल्ड से आते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि आसमान से टपके, आप एक हाउस होल्ड से ही आते हैं ना, है ना। और देखिए पूरे आपके कंट्री में यही 2 चीजें रन कर रही हैं। जैसे दूसरी है आपकी फॉर्म्स यानी कि आप कह सकते हैं बिजनेसेस, यू कैन से फॉर्म्स। यहाँ पर वैसे तो फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पार्टनरशिप के लिए, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कोई ऐसा व्यवसाय करें जिसमें उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का हो, तो उसको हम पार्टनर्स कहते हैं, और पार्टनर्स द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस को हम पार्टनरशिप फॉर्म्स कहते हैं। पर यहाँ पर फॉर्म्स का बेसिक सा मतलब है कि बिजनेस। तो हमारे कंट्री में, जब मैं कहूँगा हमारी इकोनॉमी में, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अवर कंट्री, इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी की, जब मैं बोलूँगा इकोनॉमी, तो उसका मतलब क्या निकल करके आएगा? उसका मतलब निकल करके आएगा कि हम अपने कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं, आप लोग आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके अपने देश के बारे में सोचिए कि देश में क्या क्या है, तो देश में आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है आपके कंट्री में। गवर्नमेंट तो बस आपके कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा रहा है कि तपेश थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे, अगर नहीं कर रहा है तो, है ना, जो इन्होंने पिछले दिनों कुछ किया था वो ना करे। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देश को नहीं चला रहा है। देश को, हाँ, उसका एक अहम भूमिका है आपके देश में, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल क्या है कि ताकि लोग डिसिप्लिन में रहें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए रहे, कोई किसी को परेशान न करे, कोई किसी का अवैध कब्जा न करे। इन सब चीज़ों के लिए, कहाँ है आपका ध्यान? इन सब चीज़ों के लिए लॉ एंड ऑर्डर का जरूरत पड़ता है। फिर आप सोचिए कि और देश में मेरे क्या है गवर्नमेंट के अलावा? तो गवर्नमेंट के अलावा फिर आपके देश में यही 2 चीजें हैं, या तो हाउस होल्ड है या तो फर्म्स है। आप टी शर्ट पहने, आप सारे बच्चे आपकी शर्ट्स में आए हैं, सारे बच्चे पीछे से, आप लोग भी। ये टी शर्ट आप लोग घर पे उगाए हैं? नहीं, आप लोग खरीदे हैं। तो खरीदे हैं तो कोई ना कोई फर्म ही तो बना करके बेच रहा है। आप लोगों के पास बैग है, बैग आप उगाए हैं अपने खेतों में? नहीं, आप लोग खरीदे हैं, और खरीदे हैं इट मीन्स कि कोई फर्म्स आपको बेचा है, फर्म्स बना रहा है, और ये बना रहा है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बना रहा है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमको फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में कैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसी को हमें आज समझना है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ें, यहाँ तक की बात क्लियर है? श्योर? चलिए अब देखिए क्या होता है कि कोई भी फर्म है, अब फर्म मान लो मंगरहा में आकर के ये फर्म खुल रहा है, मंगरहा में, और ये फर्म है बाहरी और मंगरहा में खुल रहा है। तो मंगरहा में, अब ये मान लो ये दिल्ली का एक बिजनेसमैन है जो कि मंगरहा में आ रहा है, तो मंगरहा में वो जमीन लेकर के जेबा में आ सकता है क्या अपने पॉकेट में? नहीं, यानी उसको यहीं से लेना पड़ेगा। यानी ये जो हाउस होल्ड है, ये जो हाउस होल्ड है,
यानी मंगराहा के निवासी लोग, ये फर्म्स को क्या दे रहे हैं? तो ये फर्म्स को दे रहे हैं लैंड, फिर दे रहे हैं लेबर, फिर दे रहे हैं कैपिटल, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, एंटरप्रेन्योर आप बोल दीजिए इसको, एंटरप्रेन्योर। यानी हाउस होल्ड जो होता है बिजनेस को लैंड देता है। आजकल ऐसे आप कोई भी बिजनेस की कल्पना बिना लैंड के नहीं कर सकते। आइदर यू नीड अ फिजिकल लैंड और इन अ वर्चुअल और अ इलेक्ट्रॉनिक लैंड। यानी अगर आपको वेबसाइट भी आप बना रहे हैं, कोई ऐप भी बना रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ना, एक लैंड मिला हुआ है ना। कोई बच्चा ये ना कहे कि नहीं सर हम तो जोमेटो ऐप बनाते हैं, तो जोमेटो ऐप का तो जैसे IRCTC है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ना, तो उसका भी एक प्लेस है ना कि उसी साइट से जाकर के आपको बुक करना है। यस और नो? दूसरे साइट से जाकर के बुक कर सकते हैं क्या? नहीं ना। जोमेटो के आपको ऐप पर जाना पड़ेगा ना, ओला के आपको ऐप पर जाना पड़ेगा ना, तो वो भी एक प्लेस हुआ ना, एक लैंड हुआ ना, जहाँ पर वो वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है, वो URL एग्जिस्ट कर रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ध्यान से समझिए मेरी बात। अगर कहीं नहीं समझ में आएगी तो प्लीज मुझे रोक करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि जो हाउस होल्ड होता है बिजनेस को लैंड देता है। यानी मंगराहा में अगर कोई बिजनेस लगने वाला है, कोई कंपनी लगने वाली है, तो सबसे पहले मंगराहा के जो हाउस होल्ड होंगे ना, वही अपना जमीन बेचेंगे, या तो अपनी जमीन देंगे, बेचेंगे। फिर वहां पर जो लेबर होंगे वो भी मंगराहा के ही आसपास के होंगे, यानी किसी न किसी हाउस होल्ड से ही होंगे। मंगराहा के ना भी हो, कहीं के भी हो, लेकिन वो किसी न किसी हाउस होल्ड से ही तो होंगे। अब लेबर आपके दो तरीके के हैं, एक है बेटा स्किल्ड लेबर और एक है अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर क्या होते हैं? ऐसे लेबर को हम स्किल्ड लेबर बोलते हैं जिनके पास कुछ हुनर है, कुछ प्रतिभा है, उनको हम स्किल्ड लेबर कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, उनसे आप कोई भी काम करा सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, आज घास काट दो, यहाँ पानी छिड़क दो, है ना। ऐसे कामों के लिए जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है उनका हम अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं। जिनके पास कुछ स्किल्स है, जैसे हमारे जैसे लोग, हमारे लोग के पास एक स्किल्स है, कोई इंजीनियर है उसके पास कुछ स्किल्स है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास कुछ स्किल्स है, तो हम उसको स्किल्ड लेबर बोलते हैं। यानी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर व्यक्ति लेबर है, क्योंकि वो वर्कफोर्स देखता है कि हमारे कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं। तो काम करने की दो कैटेगरी हो गई, एक स्किल्ड काम कर सकते हैं, अनस्किल्ड काम कर सकते हैं। स्किल्ड काम करेंगे इनको सैलरी मिलेगा, अच्छे लेबर हैं, प्रतिभावान लेबर हैं। ऐसे लेबर जो कि कोई हुनर नहीं है उनको हम अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं, है ना। उसके बाद कैपिटल। अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है बच्चों का। मैं कई बैचों में देखा हूँ, बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि सर हाउस होल्ड जो है वो लैंड और लेबर तो दे देगा एंटरप्रेन्योर को, कैपिटल कैसे दे रहा है? कैपिटल कैसे दे रहा है? आप लोग में से कोई बता सकता है ये कैपिटल कैसे दे रहा है? एक हाउस होल्ड कैपिटल कैसे दे रहा है बिजनेसेस को या फर्म्स को? उसका लैंड था, उसका पूंजी हुआ ना। नहीं, लैंड तो दे दिया बेटा, आप मिसकंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा देखिए, बताइए, अच्छा सुनिए मेरी बात। आपको पता है कि चाहे अडानी को आप देख लीजिए या कोई भी बड़े बड़े बिजनेसेस को देख लीजिए, वो जरूर उनके लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे लाइबिलिटीज होती ही होती है। लॉन्ग टर्म्स लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, शेयर्स होता है, डिवेंचर्स होता है। तो ये सारी चीजें हैं क्या? एक तरीके से ये पब्लिक से लिया हुआ तो पैसा है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, मान लो मैं SBI से लोन ले रहा हूँ, तो SBI में किसका पैसा है? मैं बिजनेस हूँ और मैं SBI से लोन ले रहा हूँ, तो SBI से अगर मैं लोन ले रहा हूँ, अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस में किसका पैसा है भाई? SBI में किसका पैसा है? आपका है, आपका है, आपके फादर लोगों का है, यानी यहाँ के हाउस होल्डों का ही पैसा है। तो इस तरीके से कैपिटल भी हाउस होल्ड ही फर्म्स को देता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, एक उद्योगपति, जो ये व्यवसाय का आइडिया जिसके दिमाग में आता है वो भी तो हाउस होल्ड का ही रहता है ना। तो कलेक्टिवली इन चारों को एक साथ हम बोलते हैं बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। यानी अगर मैं बोलूं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है तो आप तुरंत ये बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, ये हाउस होल्ड देता है फर्म्स को। अब इसके बदले में फर्म्स भी देता है हाउस होल्ड। क्या देता है? रेंट, वेजेस। देखिए, लैंड के बदले में ये देता है रेंट, लेबर को ये देता है वेजेस एंड सैलरी। सैलरी देगा स्किल्ड लेबर को और वेजेस देगा अनस्किल्ड लेबर को, है ना। फिर कैपिटल, कैपिटल पर देगा इंटरेस्ट, कैपिटल पर देगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को देगा प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को देगा प्रॉफिट। जो व्यवसायी होता है, जैसे ये मेरी कोचिंग, अगर ये कोचिंग मैं रन कर रहा हूँ और आई एम एंटरप्रेन्योर, तो मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा ना यहाँ से। मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं सैलरी नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो कहने का मतलब मैं तो यहाँ से प्रॉफिट लूंगा। तो कलेक्टिवली इन चीजों को कहते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। अब क्या होता है, ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गया? आगे क्लियर है? अब फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि जो फर्म्स हैं ये बिजनेसेस हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं? मोबाइल दे रहे हैं, टी शर्ट्स दे रहे हैं। आप जियो का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रिचार्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सर्विसेज मिल रही हैं टेलीकम्युनिकेशन की, नहीं तो आप बात नहीं कर पाते। आप स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, स्कूल भी आपका एक बिजनेस है जो कि आपको एजुकेशन के रूप में आपको सर्विस दे रहा है। हॉस्पिटल भी हो गया, हाँ सही याद दिलाया, हॉस्पिटल भी हो गया साहब। आपका हॉस्पिटल भी एक सर्विस प्रोवाइड ही कर रहा है ना, है ना। और जो कंपनियां हैं जो कि फिजिकली गुड्स बनाती हैं, जैसे पिकल्स बना रहा है, बिस्किट्स बना रहा है, नमकीन बना रहा है और भी तमाम चीज़ें जो बन रही हैं, आप देखते हैं सॉस, मैगी, ये गुड्स हो गए। तो फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज देख सकते हैं हम सब कहीं कहीं से खरीदे हैं, और खरीदे इसका मतलब कोई ना कोई फर्म उसको बना करके हमें दे रहा है। यस और नो? यस। अब उसके बाद देखिए, अब हाउस होल्ड क्या करेगा? ये पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा, है ना भाई। फ्री में लोगे क्या? बोलो। पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप गुड्स लिए, सर्विसेज लिए तो उसका पैसा दे दें। देखिए पैसा देखिए इसी तरह घूम रहा है। पहले फॉर्म खुलता है तो हाउस होल्ड जो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दे देता है, तो फॉर्म फिर हाउस होल्ड को पैसा दे देता है। फॉर्म हाउस होल्ड के पास फिर से पैसा आ जाता है। अब जिसके पास पैसा आ जाएगा वो क्या करेगा? पैसा रख करके क्या करोगे? कुछ ना कुछ खरीदोगे, कुछ ना कुछ क्या खरीदोगे? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे। गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना रहा है? फर्म्स बना रहा है। तो भाई गुड्स एंड खरीदोगे फिर पैसा दे दोगे। तो देखिए पैसा घूम रहा है ना हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। एक बार फर्म दे रहा है हाउस होल्ड को पैसा, फिर फर्म तब तक गुड्स एंड सर्विसेज बना दे रहा है, फिर हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज खरीद करके पैसा फिर दे रहा है फर्म्स को। तो क्या ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं हुआ? देखिए इनकम ही सर्कुलेट कर रहा है ना, है ना। अब इस चीज को हम बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसको? टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म सेक्टर है। ये थ्री सेक्टर भी हो सकता है। कब होगा? ये थ्री सेक्टर भी हो सकता है। कब होगा थ्री सेक्टर? एनी आइडिया? जब बैंक आ जाएगा बीच में। मान लीजिए ये बैंक, तो बैंक क्या करता है? बैंक फर्म का भी डिपॉजिट कर सकता है पैसा और बैंक फर्म को लोन भी ग्रांट कर सकता है। यस और नो? और हाउस होल्ड के साथ भी यही रिश्ता रखता है, इसका पैसा डिपॉजिट कर सकता है और इसको लोन प्रोवाइड कर सकता है, यानी ग्रांटिंग लोन कर सकता है। तो अगर बैंक भी इंक्लूड हो जाएगा, बैंक, तो हम इसको बोलेंगे थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बैंक नहीं रहेगा तो क्या हम बोलेंगे इसको? टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है? अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर मैं एक बात कहूंगा आपसे। आप दो चीजें समझिए, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है बेटा नॉमिनल फ्लो। रियल का मतलब क्या है?
रियल मतलब क्या होता है? मनी का यूज ना। रियल जस्ट आई एम आस्किंग यू, आई एम नॉट टॉकिंग यू इन वेरी कि आप बहुत ही गंभीर आंसर दें। मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रियल का मतलब क्या है? भाई आप अकाउंटिंग के रियल अकाउंट का बात बता रहे हैं। हाँ, रियल मीन्स एक बच्चे से भी आप पूछिए, आप मत मानिए अभी 2 मिनट के लिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप मानिए कि आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं या जस्ट एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। आप बताइए कि रियल का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो हम खरीद और बेच सकते हैं। अगर हम कहें रियली, जैसे हम बात करते हैं तो कहते हैं भाई वो वहां से इतनी फिट कूद गया, तो कहेंगे रियल में कूद गया है। सही। वास्तविक या सही चीज को भी आप या वास्तविक चीज को आप रियल बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, बोलते हो ना रियल में, रियली ऐसा हुआ है इनके घर, ऐसा किए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रियली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रियल में कि फेक रहे हैं खाली? नहीं, ये रियल में यानी वास्तविक। रियल मीन्स व्हाट? वास्तविक, सही में, रियल में, है ना? यही मतलब होता है रियल में। और नॉमिनल मतलब नाम मात्र का। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं, मान लीजिए ये 1950 है, ये 2023 है, ठीक? 1950 में पूरे आपके कंट्री में 1000 कुंटल गेहूं हुआ। पूरे आपके कंट्री में 1000 कुंटल गेहूं हुआ और प्राइस था उस समय पर कुंटल का 10 रुपए। तो आप 10,000 रुपए इनकम जनरेट करेंगे गेहूं बेच करके, यही ना होगा? 1000 कुंटल गेहूं हुआ 1950 में। एक कंडीशन ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1950 में आपके पूरे देश में 1000 कुंटल गेहूं हुआ। अब प्रति कुंटल का दाम 10 रुपए है, तो आप 10,000 रुपए आप अर्न कर लेंगे, यस और नो? अब मान लीजिए 2023 आ गया। 2023 में आप 1000 कुंटल अभी भी गेहूं उगाएं, लेकिन अब प्राइस जो है वो 500 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। इनफैक्ट अगर रियल में देखें तो बहुत ज़्यादा है, 2500, 2700, 3000 रुपए कुंटल है ना? लेकिन हम 500 रुपए कुंटल मान रहे हैं 2023 में। तो अगर अब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख। ये कितना आ जाएगा? 5 लाख। देखिए, प्रोडक्शन 1950 में भी उतना ही हुआ था, प्रोडक्शन 2023 में भी उतना ही हुआ, यानी प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज नहीं हुआ। प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन फिर भी देखिए, बिना प्रोडक्शन इंक्रीज हुए मैं 1950 में 10,000 रुपए कमाता था गेहूं बेच करके, 2023 में मैं 5 लाख रुपए कमाया गेहूं बेच करके। कैसे? प्राइस के इंक्रीज के कारण मेरा इनकम इंक्रीज हुआ है, यस और नो? यस। मेरा एक्चुअल में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, मेरा क्या हुआ है? प्राइस के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। 1950 और 2023 के बीच में इन्फ्लेशन में तो बहुत बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन के कारण जो मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाया हूँ, लेकिन मेरा प्रोडक्शन उतना ही है, तो ये जो मेरा इनकम है ये मेरा नॉमिनल फ्लो है या मेरा नॉमिनल है। नॉमिनल नाम मात्र का है कि 5 लाख कमाए, भाई प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है ना। और जो असल में गेहूं का उत्पादन हुआ है, दिस इज कॉल्ड रियल। जो रिसोर्सेस का फ्लो हो रहा है जहां पर, देखिए गेहूं क्या है? रिसोर्स है। और मैंने एक लाइन पहले लिखा था, वी ऑलवेज यूज द रिसोर्सेस नॉट मनी। हम लोग मनी नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हैं। तो गेहूं क्या है? गेहूं का पैदावार होना क्या है? रिसोर्स है। और रिसोर्स जहां पर फ्लो होगा दैट इज अवर रियल फ्लो, और जहां पर पैसे का फ्लो होगा दैट इज अ नॉमिनल फ्लो। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। अब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं उस पर आइए। देखिए, यहां पर जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर दे रहा है। ये रिसोर्सेस का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, वेरी गुड, रिसोर्सेस का फ्लो हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे रियल फ्लो। क्या कहेंगे? रियल फ्लो। रियल। ठीक। अब ये दे रहा है हाउस होल्ड, इसके बदले में फर्म्स इसके बदले में रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रहा है। ये तो मनी है, ये तो मनी का फ्लो हो रहा है, यानी दिस इज अ नॉमिनल फ्लो। फिर देखिए,
फॉर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। गुड्स और सर्विसेज तो रिसोर्सेज हैं, Yes. रिसोर्सेज है, तो अगेन ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी रियल फ्लो। और फिर ये पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, पैसा दे रहा है, और हम जानते हैं कि पैसे का इस्तेमाल तो हम नहीं करते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वी ऑलवेज यूज द रिसोर्सेज, यानी दिस इज अवर नॉमिनल फ्लो। यस और नो? Yes. अब किसी किसी बुक में 3 फेजेस दिया हुआ है। 3 फेज है क्या? जैसे अगर मैं बात करूं, फेज मतलब क्या होता है? फेज मतलब होता है बेटा चरण। जैसे एक बच्चा है, वो अभी छोटा पैदा होता है तो उसको हम शिशु कहते हैं। जवान होता है, वयस्क, तो हम उसको वयस्क कहते हैं। फिर बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो ये उसका डिफरेंट फेसेस है। ही वॉज अ किड, देन ही बिकम द यंग, देन ही बिकम द ओल्ड, एंड फाइनली ही विल गेट द टेस्ट ऑफ डेथ। फिर मौत का भी स्वाद चख लेगा। यही फेज है। उसी तरह किसी भी बिजनेस का क्या फेज होता है, या पूरे इकॉनमी में फेसेस कैसे रन करता है, तो सबसे पहले आता है बेटा प्रोडक्शन फेज। क्या आता है? प्रोडक्शन फेज। यानी हम प्रोडक्शन करेंगे, किसी चीज़ को बना रहे हैं। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ाता तो आप बच्चे यहाँ आकर के नहीं पढ़ पाते। तो यानी यहाँ पर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, यस और नो? Yes. तो ये है मेरा प्रोडक्शन फेज। अब प्रोडक्शन से अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे आप लोग क्या दे रहे हो? इनकम दे रहे हो। दिस इज द इनकम फेज। अब मैं इनकम पाऊंगा तो क्या करूंगा? खर्च करूंगा। दिस इज माय एक्सपेंडिचर फेज। क्लियर है? तो यही 3 फेज भी घूमता रहता है, इसको भी आप सर्कुलेट करता रहता है। अब एक्सपेंडिचर होगा तभी तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो और ज़्यादा इनकम आएगा, और ज़्यादा इनकम आएगा तो और ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। यस और नो? Yes. आज मुकेश अंबानी इतना महंगा घर क्यों बनवाए? क्योंकि उनके इनकम फेज के बाद उनका एक्सपेंडिचर फेज आ रहा है, खर्च करेंगे वो। हम आप क्यों उतना महंगा घर नहीं बनवा पाए? क्योंकि हमारा उतना इनकम फेज नहीं है। यानी जितना हम इनकम पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो अपना एक्सपेंडिचर कर ही रहे हैं। यस और नो? तो ये मेरा एक्सपेंडिचर फेज हो गया। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जा सकता है कि रियल फ्लो क्या है और नॉमिनल फ्लो क्या है। ये सर्कुलर भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत लेस चांसेस है पूछने का। पूछा जाएगा कि कौन सा रियल फ्लो है और कौन सा नॉमिनल फ्लो है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जहाँ रिसोर्सेज का फ्लो हो रहा है वो रियल फ्लो है, जहाँ मनी का फ्लो हो रहा है दैट इज अवर नॉमिनल फ्लो, तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन और लीकेज। क्या पढ़ने वाले हैं? इंजेक्शन और लीकेज। ये 2 कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो 2 कॉन्सेप्ट और है, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए इंजेक्शन मतलब क्या होता है? आपका हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल में कोई आता है तो आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स लोग हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ों की कमी आपके शरीर में है और डॉक्टर उसको सिरिंज में भरेगा और फिर उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। यानी आपके बॉडी में वो बाहर से अंदर वो मेडिसिन को इंजेक्ट कर देगा, यानी डाल देगा, ताकि वो जो डिफिशियंसी है आपके शरीर में वो पूरी हो जाए और वो दूर हो जाए। यस और नो? यस। तो उसी तरह ये आपकी इकॉनमी है, ये आपकी इकॉनमी है। अब इकॉनमी में अगर पैसे चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10,000 करोड़ अगर मान लो भारत के पास नहीं है और भारत अगर बाहर से वो पैसा लेकर के अपने देश में लाना चाहता है, तो बाहर से पैसा कंट्री में आया ना, कंट्री के पास पैसा था क्या? मरीज को याद करो, मरीज की तो बॉडी में डिफिशियंसी थी, डॉक्टर साहब इंजेक्शन में दवा भरे और इंजेक्ट कर दिए शरीर में। उसी तरह हमारे देश में अगर पैसे की कमी है तो हम बाहर से पैसा जो लेकर के आएंगे, यानी उतना पैसा बाहर से हमारे देश में इंजेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, अगर मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए और मैं बाहर से यूएसए से ये 5,000 करोड़ रुपए लेकर के आया, तो अपने इंडिया में मैंने इस 5,000 करोड़ को बुलेट ट्रेन बनाने में लगाया, तो ये 5,000 करोड़ में बाहर से अपने कंट्री में इंजेक्ट ही तो कर रहा हूँ, जस्ट लाइक अ डॉक्टर वो इंजेक्शन इन बॉडी। यस और नो? है ना? ये इंजेक्शन ही तो हुआ।
यस और नो? यस। अब लीकेज क्या है? ठेकेदारी मिल गई ईसू सिंह को, ईसू सिंह बन गए ठेकेदार। अब ये पैसा चुराने लगे, पैसा दबाने लगे, दबा दबा करके तहखानों में भरने लगे। फॉर एग्जाम्पल तो ये हो गया लीकेज। लीकेज मतलब क्या होता है? चूना। यानी वो 5,000 करोड़ ध्यान दीजिए, ये 5,000 करोड़ कायदे से तो इस इकोनॉमी में सर्कुलेट करना चाहिए था, घूमना चाहिए था, कभी फर्म के बीच में, कभी हाउस होल्ड के बीच में। जो लेबर काम करते वो लेबर पैसा पाते, फिर वो कुछ खरीदते तो फर्म के पास पैसा जाता, ऐसे से घूमना चाहिए था बैंक, फर्म्स और हाउस होल्ड में। लेकिन ये तो 300 करोड़ रुपए दबा लिया, तो लीकेज कर लिया। टंकी लीकेज होता है तो क्या होता है? टंकी के पानी का पैसा कम हो जाता है सोसाइटी में। टंकी के पानी का पैसा, टंकी लीकेज करने का मतलब क्या होता है? पानी लीक कर जा रहा है, यानी टंकी में नहीं रह गया, तो दिस इज कॉल्ड लीकेज। क्लियर है? यानी जब हमारे इकोनॉमी में ऐसा पैसा जो कि हाउस होल्ड और बैंक और फर्म्स में नहीं है और कहीं दबा करके रखा गया है, वो पैसे को हम कहेंगे दिस इज अवर लीकेज। और वो पैसा जो कि बाहर से हमारे देश में आया है, दैट इज कॉल्ड अवर इंजेक्ट हुआ है पैसा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बचा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो। स्टॉक मतलब क्या होता है बेटे? इधर बताइए, दो कॉन्सेप्ट बता हुआ है, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक यानी इन्वेंटरी। जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपके बैग में कितने पेन है, अभी कितने पेन है दिखाओ, 3 पेन है, तो दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अभी इस तारीख को, आज डेट कितना है? आज है डेट 18 अप्रैल। 18 अप्रैल दिन ट्यूसडे 5:30 पर आपके पास 3 पेन है। अगर इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट इज कैलकुलेटेड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या मैं बोला? 18 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे युगांग सिंह के पास, उनके पास 3 पेन है, तो अभी तो 3 ही पेन है ना 5:30 बजे। दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखिए साल भर आपके बैग में 3 ही पेन रहता है, कभी 10 पेन भी होता है, एग्जाम आता है तो ज़्यादा पेन हो जाते हैं, एग्जाम नहीं रहते तो कम हो जाते हैं। कभी आप बिना पेन के जाते हैं कॉन्फिडेंटली कि स्कूल में किसी से मांग लेंगे, है ना? तो साल भर में आपके पास 5 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 30-40 पेन साल भर में आप इस्तेमाल करते हैं। तो जितना आप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, है ना? साल भर में आप पिछले साल कितने पेन का इस्तेमाल किए, टोटल कितने पेन का इस्तेमाल किए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो मतलब क्या होता है बहना? यानी पूरे ड्यूरेशन का हम देखेंगे, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप जब 11th में थे, पूरे साल भर कितने पेन इस्तेमाल किए, दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम पूरे साल भर की बात कर रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी आज के दिन आपके जेब में या आपके बस्ते में या आपके बैग में कितना पेन है, तो आप बताएं 3 पेन है, तो दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटे, तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।